Okay, let's start the next topic of interpolation and the topic is Newton's interpolation formulas. अब हम इंटरपोलेशन करेंगे यूजिंग द फार्मूलाज गिवन बाय न्यूटन और उसमें पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके बाद न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होगा। उनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को देखते हैं जो हमारा टॉपिक है। इंटरपोलेशन में हमेशा की तरह हमारे पास लिस्ट ऑफ एब्सिसाज और ऑर्डिनेट्स होंगे और न्यूटन के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फार्मूला हैं इनमें ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये जो एब्सिसाज हैं ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने चाहिए। उसकी रीजन भी बताते हैं थोड़ी देर में कि ये क्यों होना चाहिए। ओके, अगर आपने किसी फंक्शन को किसी पोलिनोमियल की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सो उसका तरीकाकार ये है। एफ ऑफ एक्स नॉट इज बेसिकली वाई नॉट, यानी कि पहला वाला ऑर्डिनेट एक्स नॉट की कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनेट है वाई नॉट वो होगा यहाँ पे। ओके, ये फार्मूला दूसरी इक्वेशन में मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। एफ ऑफ एक्स नॉट को मैंने रिप्लेस किया वाई नॉट से, ये ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने में, बात दोनों सेम है। ओके, सो फॉर्मूला होगा y नॉट p टाइम डेल्टा y नॉट p इंटू p माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट p इंटू p माइनस वन p माइनस टू थ्री पर डेल्टा क्यूब y नॉट। और ये ऐसे चलता जाएगा कितनी डिग्री का आपने पोलिनोमियल फाइंड करना होगा। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एब्सिसाज हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स हैं। सो इस फार्मूला में जो मेन चीजें हैं, p क्या है? p हमारे पास बेसिकली है x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h। इस h की वजह से हमारे पास जो है डेटा जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना चाहिए, जो एब्सिसाज हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने चाहिए, क्योंकि वो इस p को अप्रोक्सीमेट करने में स्टेप साइज यूज हो रहा है और ये p पूरे फार्मूला में यूज हो रहा है। x नॉट हमारे पास पहला एब्सिसा है, एक्स नॉट हमारे पास पहला आर्गुमेंट है, एच हमारे पास स्टेप साइज है और एक्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन है। अगर ये एक्स आप डायरेक्ट इधर पुट कर देते हैं, वो पॉइंट जिस पे आप अप्रोक्सीमेशन चाह रहे हैं, तो उस केस में एट द एंड आपको वो आंसर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस एक्स को एक्स लेकर ही चलते हैं इस फॉर्मूला में, तो उस केस में आपको पोलिनोमियल मिल जाएगा, जिस पोलिनोमियल को यूज करके आप कोई भी पॉइंट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगी जिस टाइम आप एक्स को एक्स लेकर ही चलेंगे। ओके, सो एक सवाल हल कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये डेल्टास कैसे फाइंड करते हैं और ओवरऑल न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला यूज करके हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और देन एट द एंड फिर हम इसका कोड डेवलप करेंगे। सो सवाल है हमारे पास, फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स हैं एंड हेंस मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 4.5। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इन एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए एक टेबल जनरेट कर लेना है। यानी कि हमारे पास एब्सिसास हैं 2 3 4 5 6, तो x के कॉलम में 2 3 4 5 6 आ गया और उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स जो हुए 4 7 8 11 और 15। क्योंकि हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री 4 का पोलिनोमियल जनरेट होगा। तो डिग्री 4 का जो पोलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वो इस तरीके से हमें मिलेगा। मैक्सिमम हम डेल्टा 4 तक जाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि हमने ये डेल्टास किस तरह फाइंड करने हैं। पी तो ऑफ कोर्स हमने फार्मूला पीछे देख लिया पी किस तरह फाइंड होगा, लेकिन डेल्टास कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए हम जनरेट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेबल। टेबल जनरेट करने का तरीका कार ये है कि आप सबसे पहले x का कॉलम लिख लें और y का कॉलम उसके करस्पॉन्डिंग लिख लें जो गिवन था, और अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें क्योंकि हमने इसके डिफरेंस आगे लिखने हैं। सो ये तो मेरा x और y का कॉलम हो गया। अच्छा, अब डेल्टा मुझे कैसे मिलेगा? डेल्टा का कॉलम सेकंड माइनस फर्स्ट y की वैल्यू, यानी कि 7 माइनस 4 से मेरे पास जो 3 आएगा ये मेरा डेल्टा है। देन 8 माइनस 7 से 1 एंड 11 माइनस 8 से 3, 15 माइनस 11 से 4, ये मेरा डेल्टा का कॉलम आ गया। इसी तरह इस डेल्टा के कॉलम को यूज करते हुए डेल्टा स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, 1 माइनस 3 से -2, 3 माइनस 1 से 2 एंड 4 माइनस 3 से 1,
सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर यूज करते हुए डेल्टा क्यूब का कॉलम आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मीन्स 4 1 माइनस 2 is -1 and at the end delta 4 के लिए -1 -4 is -5। सो ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताता जाऊँ कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बिल्कुल सेम जनरेट होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, न्यूटन फॉरवर्ड के केस में हम ये ऊपर वाली वैल्यूज उठाते हैं डायगोनल में। जो हमारे पास आई है 4 ऑफ कोर्स वाई नॉट है, ये डेल्टा वाई नॉट हमारा 3 होगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट -2 होगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट 4 होगा और डेल्टा 4 वाई नॉट हमारा -5 होगा, जो कि हमने फॉर्मूलाज में यूज करने हैं। इन केस ये बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला होता और टेबल जनरेट करते, टेबल बिल्कुल सेम जनरेट होता, लेकिन हम एंटीज नीचे वाला डायगोनल उठाते, यहाँ से 15 4 1 -1 एंड -5। सो फिलहाल हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पे हैं। सो हमें हमारे डेल्टाज मिल गए हैं। अब हमने एट द एंड क्या करना है, वो जो फार्मूला था उसमें हम पहले p देखते हैं, p क्या बनेगा इस केस में, x माइनस x नॉट हमारा 2 है, स्टेप साइज इस केस में 1 है और x माइनस 2 हमारा p हो गया, जो कि ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो ये फार्मूला x में एक्सचेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो y नॉट्स हैं, डेल्टा हैं, डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, वो अपनी अपनी जगह आ जाएंगे और एट दी एंड इस सारे प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P4 एक जनरेट हो जाएगा, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल, जो कि ये बनेगा और उसमें फिर हमें जो पॉइंट भी पूछा गया हम पुट करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इस केस में हमने 4.5 पुट करना है, तो 4.5 पे वैल्यू आ रही है 9.1953। अब क्विक चेक क्या होगा कि हमारा ये पॉलिनोमियल सही आंसर दे रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो गिवन टेबल था 4 पे वैल्यू 8 थी और 5 पे वैल्यू 11 थी। सो इंट्यूशन क्या कह रही है कि जो 4.5 4 और 5 के बीच लाई करता है, इसका मतलब 8 और 11 के बीच हमारी वैल्यू आनी चाहिए। इट मीन्स हमारी वैल्यू जो कि 9.153 वो 8 और 11 के बीच है। सो हमने ये प्रोसीजर ठीक किया है और एट द एंड जो पॉलिनोमियल मिला है वो ठीक आंसर दे रहा है। अब हमने मूव करना है इसके मैटलैब कोड की तरफ। सो मैटलैब कोड में सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल जनरेट करेंगे, क्योंकि उस टेबल के थ्रू हमें डेल्टाज मिलेंगे जो कि पॉलिनोमियल को फाइंड करने में मदद करेंगे। तो पहला काम हमारा टेबल जनरेट करना होगा मैटलैब कोड में। टेबल जनरेट करने के लिए मैंने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल की एंट्रीज को एक मैट्रिक्स में लिख लिया है और मैट्रिक्स की जो कॉमन एंट्रीज जिससे हम कॉल करते हैं A11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, ये जनरल मैट्रिक्स लिखा और ये वो मैट्रिक्स लिखा जो हमारा इस सवाल के केस में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बन रहा था। तो इस पे हम बार बार आते रहेंगे, लेकिन पहले हम कोड को बनाना स्टार्ट करते हैं। और कोड बनाने में सबसे पहली चीज जो होती है, हम यही बात करते हैं कि इंटरपोलेशन के केस में हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो वो मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इंटरपोलेशन के केस में हमारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स होगी। सो एक बेहतर कोड ये होगा कि हम लिस्ट ऑफ एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स यूज़र से लें और उसकी डिमांड का हम उसे पॉलिनोमियल बना कर दें। नो डाउट हम यहाँ पे भी एक्स और वाई को अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपना यूज़र फ्रेंडली कोड बनाते हैं। तो हम एक्स को इनपुट ले लेंगे और कह देंगे एंटर लिस्ट ऑफ एब्सिसास और कैपिटल वाई में मैं ले लूंगा इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स और एक तीसरा इंग्रेडिएंट हम पी नॉट ले लेते हैं, जिसमें हम कह देंगे कि वो अपना पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन दे दे, जिससे हम उस पॉलिनोमियल को एवेलुएट कर लें एट द एंड। एंटर पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सबसे पहली चीज अगर आप नोट करें तो इस केस में मैंने इस सवाल के केस पे जो मैंने अपना मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है इंटरपोलेशन टेबल को,
तो मैंने एक वो जो एक्स वाले एब्सिसास थे वो लिखे नहीं, क्योंकि वो हमारे यूज नहीं होते इंटरपोलेशन टेबल को जनरेट करने के लिए। सो इस केस में मेरा टेबल बना या मैट्रिक्स बना 5 क्रॉस 5 का, और मेरे गिवन एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स कितने थे, मतलब गिवन डेटा पॉइंट थे मेरे 5। इसका मतलब 5 पॉइंट से तो मैट्रिक्स जनरेट हुआ 5 क्रॉस 5 का। और अगर इस चीज को सोचें हम 6 7 8 पॉइंट्स के लिए, इसका मतलब जितने पॉइंट्स होंगे डेटा पॉइंट्स, उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स जनरेट होगा जिसमें हमने इंटरपोलेशन टेबल फाइंड करना है। फिर पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें लेंथ ऑफ x या लेंथ ऑफ y को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। लेंथ ऑफ x या लेंथ ऑफ y क्योंकि सेम होंगी, इट मीन्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मेरे पास n में आ गया। दूसरी चीज, अब मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है उतने क्रॉस उतने का जितने डेटा पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैंने इंटरपोलेशन टेबल अपना फाइंड करना है। तो मैं उसे f के नाम से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल है, और इसको मैं कहता हूँ कि इसकी इनिशियल एंट्री 0 हो और इसकी डायमेंशन हो n क्रॉस n। मीन्स जितनी मेरी x की लेंथ होगी, अगर मेरे पास 5 डेटा पॉइंट्स होंगे तो वो 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनेगा जिसकी इनिशियल एंट्री 0 होगी। अगर मेरे पास 6 डेटा पॉइंट होंगे तो 6 क्रॉस 6, 7 होंगे 7 क्रॉस। तो इन जनरल जितने डेटा पॉइंट्स आएंगे उतने क्रॉस उतने का एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा जिसकी इनिशियल एंट्री 0 है। अब इसको हमने अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ओके, एक और चीज इसमें हमें, क्योंकि स्टेप साइज भी आगे यूज करना है अपने पी को फाइंड करने के लिए, तो हम अपने स्टेप साइज को इधर ही फाइंड कर लेते हैं। स्टेप साइज में किसी भी दो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक्स की सेकंड एंट्री माइनस एक्स की फर्स्ट एंट्री कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा स्टेप साइज स्टोर हो जाएगा। अब हम टेबल बनाने का स्टार्ट लेते हैं। हमने अपना टेबल बनाना स्टार्ट करना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। हमेशा अगर हम देखें तो मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम होगा वो एग्जैक्टली जो लिस्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि पूरा का पूरा y जो है वो इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम में आ जाएगा। जो मैट्रिक्स हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ऑफ कोर्स जिसके अंदर ये एंट्री सारी लानी है, तो इसका पहला कॉलम मेरा पूरा का पूरा y है। इस केस में अगर आप देखें तो 4 7 8 11 15 4 7 8 11 15 पूरा का पूरा y मेरा f के पहले कॉलम में आता है, जो इधर मैंने f के नाम से इनिशियलाइज किया है। तो मुझे क्या करना है, f का फर्स्ट कॉलम इस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू पूरा का पूरा y। ओके, इसको हम यहाँ तक कोड को रन करके भी देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। f के पहले कॉलम में पूरा का पूरा y ला रहा है। तो सबसे पहले इसको सेव करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के नाम से, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। चेंज फोल्डर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रैंडम कुछ 6 नंबर दे दिए, और इधर भी करस्पॉन्डिंग मैंने 6 नंबर दे दिए, देन कोई भी पॉइंट दे दिया। मैंने सेमीकोलन किया हुआ है, इधर f को लिखता हूँ तो f के फर्स्ट कॉलम में मेरा पूरा का पूरा y आ रहा है 5 4 3 5 4 1। अब बात यह है कि अगली एंट्रीज को कैसे अपडेट करना है। ओके, अगर अब हम इस मैट्रिक्स को देख के कुछ ऑब्जर्व करें, थोड़ा सिंपल वे में और आ जाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में उस मैट्रिक्स को लिख लिया है। तो पहले कॉलम में तो ऑफ कोर्स वो आ गया। अब हमारी यहाँ से चेंजिंग होनी है, जो कि हमने डिफरेंस फाइंड करने हैं। अगर हम देखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में पिछली दो एंट्रीज जो हैं वो डिफरेंस उनका आ रहा है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम नंबर फिक्स हो रहा है। सेकंड कॉलम की सारी एंट्रीज फाइंड होती हैं, फिर थर्ड कॉलम की सारी एंट्रीज फाइंड होती हैं, फिर फोर्थ कॉलम की, और फिर फिफ्थ कॉलम की। कॉलम फिक्स हो रहा है और रोज चल रही हैं। तो हम इन जनरल देखते थे कि आई वेरिएबल हम लूप में चलाते थे रोज के लिए और जे कॉलम के लिए चलाते थे,
और फॉर i इज इक्वल टू 1 to n करते थे एंड देन अंदर हम j चला देते थे। तो उस केस में, उन केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करें और नोट करें, हम रो फिक्स करके कॉलम के एंट्रीज को चेंज किया करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम नंबर फिक्स हो रहा है, तो हमें पहले कॉलम वाला लूप हमें बाहर चलाना है, जिसको फिक्स करना होता है उसे बाहर चलाना होता है, फिर उसको फिक्स करके बाकी चेंजिंग करनी होती है। सो फॉर j इज इक्वल टू 1 to n अगर करूँ, और फॉर i इज इक्वल टू, इसे मैं थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और इसका एंड लगा देते हैं और इसका भी एंड लगा देते हैं। अब देखें, जो कॉलम है, कॉलम नंबर 2 से चेंजिंग स्टार्ट हो रही है, कॉलम 1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। कॉलम 1 तो फिक्स हुआ हुआ है, कॉलम 2 से चेंजिंग स्टार्ट हो रही है। सो हमें ये लूप जो है वो j इज इक्वल टू 2 से n तक चलाना चाहिए, यानी कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम में चेंजिंग हो रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं, कॉलम 2 के केस में रो नंबर 2, 3, 4, 5 चल रही है, लेकिन कॉलम 3 के केस में रो 3 से स्टार्ट हो रही है। कॉलम 4 के केस में रो 4 से स्टार्ट हो रही है, देन 5, और कॉलम 5 के केस में 4। सो हमारा अगर देखें हम यहाँ पे i को हमारे ऑफ कोर्स कॉलम नंबर से, जो कॉलम नंबर उस टाइम आ रहा होता है वहां से रोज स्टार्ट हो रही है, पिछली वाली रोज की एंट्री चेंज नहीं हो रही। सो इसका मतलब i हमारा j से n तक चलेगा। जो कॉलम नंबर चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम चल रहा है तो i 2 से n तक चलेगा। अगर थर्ड कॉलम चल रहा है तो i 3 से n तक चलेगा। अगर फोर्थ कॉलम चल रहा है i 4 से n। ऑफ कोर्स आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो अब हमने यहाँ पे इस लूप के अंदर अपनी एंट्रीज को अपडेट करना है f की। सो f की ith रो jth कॉलम कैसे मिलेगा? ओके, वापस इस टेबल पे आ जाते हैं। अगर मुझे A22 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले चलनी ही ये एंट्री है A22, क्योंकि कॉलम नंबर 2 से चला रहे हैं और रो ऑफ कोर्स 2 से चलेगी। तो उस केस में रो वही है, अगर मुझे A22 चाहिए रो वही है, कॉलम एक नंबर पीछे है, सेकंड रो है, इससे जो पहली एंट्री है वो कॉलम नंबर एक पीछे है। ओके, इस केस में रो वही है, कॉलम नंबर एक पीछे है, रो नंबर 4 है तो 4 है, और कॉलम नंबर एक पीछे है। तो अगर इस चीज को देखा जाए, इस पैटर्न को देखा जाए, तो मुझे f की ith और jth एंट्री कैसे मिलेगी? f की रो नंबर वही, क्योंकि ith है, और कॉलम एक पीछे j-1, और ये माइनस होगा किससे? ओके, रो नंबर एक पीछे है। आप देखें, अगर एक सेकंड रो की एंट्री 2 फाइंड करनी है तो रो भी पीछे है, कॉलम भी पीछे है। इस केस में 3, 2 है, एक रो नंबर भी पीछे है, एक कॉलम नंबर पीछे है। इस केस में भी माइनस के बाद रो नंबर भी एक पीछे है और कॉलम नंबर भी एक स्टेप पीछे है, और इस केस में भी रो नंबर एक स्टेप पीछे और कॉलम नंबर भी एक स्टेप पीछे है। तो ये मुझे कैसे मिलेगी? क्योंकि मेरी ith रो jth कॉलम चल रहा है, रो नंबर भी एक पीछे रखनी है i-1, एंड कॉलम नंबर भी एक स्टेप पीछे रखना है j-1। सो डेट्स इट, आई होप सो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हमने इसको समझा है, इसके बाद हमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल मिलना चाहिए। सो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एरिया को। एट द एंड लूप से बाहर निकल के हम f को देख लेते हैं कि क्या हमारा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बन रहा है। सो हम इस कोड को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं उसी अपने एब्सिस और ऑर्डिनेट्स के लिए जो हमने उस सवाल में किए। ओके जी, उसमें हमारे एब्सिसास थे 2, 3, 4, 5, 6 जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, और ऑर्डिनेट्स हैं इस केस में 4, 7, 8, 11, 15। 4, 7, 8, 11, 15। और पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन अभी हमने कुछ यूज नहीं किया, लेकिन दे देते हैं। ओके, 7 minus 4 is 3, 8 minus 7 is 1, 11 minus 8 is 3, 15 minus 11 is 4। ओके, ये तो हमने यहाँ तक देखा, आगे भी देखते हैं कि ये पैटर्न चल रहा है। यस, 1 minus 3 is -5 -2,
3 minus 1 is 2, 4 minus 3 is 1, और then 2 minus into minus is 4, 1 minus 2 is minus 1, minus 1. सो हमारे जो डायगोनल की एंट्रीज आ रही हैं इस एफ टेबल में, ये हमारे डेल्टाज हैं। इस तरह जो टेबल में हमने देखा था, हमारे जो डेल्टाज थे वो ये डायगोनल एंट्रीज 4 3 minus 2 4 minus 5. सो 4 3 minus 2 4 minus 5. लेकिन ये तो हमने एक क्वेश्चन ये दिया, तो ये कोड हमारा जनरल बन चुका है जो कि कोई भी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल फाइंड कर सकता है। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल। ओके, हाफ जॉब इज डन। अब हमारा जो काम है, हमने उस टेबल के बाद पोलिनोमियल भी फाइंड करना है। जो टेबल है इसको यूज करते हुए और हमारे गिवन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए, इस टेबल से ऑफ कोर्स हमें डेल्टास मिलते हैं जो फॉर्मूला में यूज होंगे। इनको यूज करते हुए हमने अब पोलिनोमियल फाइंड करना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूला में जो पैटर्न हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ताकि हम इसको कोडिंग में मैनिपुलेट कर सकें। सबसे पहले देखना ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो रिपीटेडली बार बार हो रहा है, ताकि हम उसे लूप में कर सकें। सो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड किया है। अगर हम इस पोलिनोमियल में p पुट कर दें और डेल्टा y पुट कर दें, तो हमारे पास p4 का ये पोलिनोमियल बन जाएगा हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो प्रोसीजर बताया जा रहा हूँ, ये जनरल होगा। अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्व भी करें तो ये जनरल प्रोसीजर होगा। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इसका जो लास्ट वाला पोलिनोमियल है x माइनस 5, इसको इसके डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला डेल्टा है उस टेबल का, उस टेबल की लास्ट वाली वैल्यू है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा -5x + 25। अब इन दो इक्वेशन में अगर जो आप देखिए लास्ट इक्वेशन में, तो ये x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और नीचे अगर देखें तो इस 4 को अगर हटा दें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो ये चीज कॉमन आ रही है, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको अगर हम इस तरह से कॉमन ले लें, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो अंदर मेरे पास बचेगा 4, इस तरफ से सिर्फ 4 बचेगा, और इधर से 1 डिवाइडेड बाय 4, इस तरफ से बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -5x + 25। सो ये चीज बच जाएगी अगर वो सब कुछ कॉमन ले लेते हैं। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये 4 को इसके लास्ट एंट्री से कांस्टेंट से ऐड कर दूं और ये मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। ओके, अब सेम प्रोसेस दोबारा किया जाए। अब x माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज जनरेट हो जाएगी x माइनस 4। लेकिन अब देखते हैं तो ये और ये जो x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये कॉमन आ सकता है। अब ये कॉमन अगर ले लें x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इधर से सिर्फ -2 बचेगा और उधर से 1/3 इंटू दिस होल पॉलिनोमियल, और ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई करने से फिर ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। फिर वही प्रोसेस, अब x माइनस 3 की बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2 अब कॉमन आ सकेगा दोनों से, x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ सकेगा, और बाकी सब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, जो हमने पिछली सिंप्लीफिकेशन की, उसके बाद हम x माइनस 2 को इन दोनों इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे, इधर से जस्ट 3 बच जाएगा, इधर से 1/22 होल दिस, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल जनरेट होगा। देन एट द एंड हम x माइनस 2 जो बच गया है उसे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, जिसके बाद ये जो 4 है इसके साथ ऐड हो जाएगा और एट द एंड हमें हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल चीज है, लेकिन इसको हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि ये जो लास्ट वाला डेल्टा है, लास्ट वाला डेल्टा है जो कि -5 है, और इस केस में हमारे पास ये इस जगह पड़ा हुआ है, और हर केस में जो लास्ट वाला डेल्टा है ऑफ कोर्स वो लास्ट कॉर्नर पे पड़ा होगा, जो कि
जिसकी अगर हम इन जनरल एंट्री बोले तो ये बनती है nth रो nth कॉलम। इस केस में ये बन रही है 5th रो 5th कॉलम, लेकिन इन जनरल ये बनती है nth रो nth कॉलम, जो कॉर्नर वाली एंट्री है। तो सबसे पहले हम कोड में एक सी वेरिएबल ले लेते हैं, कैपिटल सी के नाम से, अपनी मर्जी से मैंने लिया, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ एफ की nth रो nth कॉलम वाली एंट्री, जो कि कॉर्नर वाली एंट्री है, जो कि इस केस में हमारे पास ये -5 बनेगा। ये वाली एंट्री मैंने इस सी में स्टोर करवा दी। ओके, इसके बाद पहली बात तो ये कि हमारा जो लूप है वो उल्टा चलेगा। और k इज इक्वल टू n-1, उल्टा जब लूप चलाते हैं तो डिक्रीमेंट मेंशन करते हैं, -1 का डिक्रीमेंट होगा और ये 1 तक जाएगा और इसको एंड कर देंगे। अब ये k जो है, लूप जो है n-1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम अगर इसमें फॉर्मूला में देखें तो हमारे इस केस में 5 डेटा पॉइंट्स है, तो मैक्सिमम जो डेल्टा जा रहा था वो 4 तक जा रहा था। और नीचे अगर उसके देखें तो हमारे पास फैक्टोरियल बन रहा था, वो भी 4 फैक्टोरियल बन रहा है। इसके बाद 5 डेटा पॉइंट्स है तो नीचे 4 फैक्टोरियल तक और डेल्टा 4 तक गया। जितने डेटा पॉइंट्स टोटल होंगे उससे एक कम तक मैक्सिमम ये एट दी एंड जाता है। तो इसलिए हमने लूप को उल्टा स्टार्ट किया और n-1 से स्टार्ट किया। अगर ऊपर हम p को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास आता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई ए से। इसको हम लूप के अंदर ही फाइंड करेंगे। तो मैं एक p वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको करता हूँ ओके, x माइनस एक्स नॉट, x मेरा इस टाइम एक वेरिएबल है क्योंकि मैंने एक पोलिनोमियल जनरेट करना है। मैंने रिसेंट वीडियो में एक पोली की कमांड बताई थी। पोली की कमांड के आगे हम जो नंबर मेंशन करते हैं ये उसका पोलिनोमियल जनरेट करता है। यानी if मैं पोली ऑफ 3 लिखूंगा तो ये 1 माइनस 3 बना देगा, यानी कि x माइनस 3। इफ मैं पोली ऑफ 4 लिखूंगा तो वो 1 माइनस 4 आएगा, इसमें x माइनस 4। तो इस केस में जो हमारा पोली बनना है, पोली ऑफ x की फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि x नॉट का पोली बनना है और उसने डिवाइड होना है स्टेप साइज से, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है, डिवाइड किया है h से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमारे पास p तो फाइंड हो गया, लेकिन फॉर्मूला में हमारे पास ये जाता है p-3 तक। इन केस हमारे पास ये 5 डेटा पॉइंट्स है तो ये p-3 तक जा रहा है। इन केस अगर 6 डेटा पॉइंट्स होते हैं p-4 तक जाता, तो ऊपर से p-1, p-2 और p-3 ये कैसे फाइंड होंगे। सो बेसिकली जो हमारे पास पोली बनता है उसकी जो सेकंड वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कहलाती है। जो सेकंड होती है वो कांस्टेंट होती है। इन केस अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पोली ऑफ 4 फाइंड करता हूँ तो ये 1 माइनस 4 पोली ऑफ 4 बने, x माइनस 4 को रिप्रेजेंट करे। लेकिन इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है, हमेशा जब ये इतना पोली बनता है जो कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल बनता है, तो उसकी सेकंड वैल्यू हमेशा जो होती है वो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है। तो हमने इसकी सेकंड वैल्यू के साथ छेड़खानी करनी है, तो हमें इधर ही इसी लूप में ही हमें p की जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको करना है, p की जो अपनी सेकंड वैल्यू है उसी में से माइनस कर देना है हमने, क्योंकि हमारा k चल रहा है n-1 से। मींस कि अगर 5 टोटल डेटा पॉइंट्स है तो k 4 से चल रहा है। लेकिन आपने देखा कि लास्ट वाला p जो कि ये मल्टीप्लाई होनी है, ये चीज जो मल्टीप्लाई होनी है, अगर इसको p के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो p-3 है बेसिकली। ये x-5 इस केस में p-3 है बेसिकली। सो इसका मतलब ये होगा p-k-1, एक और कम कर देंगे। अगर 5 डेटा पॉइंट है तो ये लूप चल रहा है 4 से, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 3 से स्टार्ट लेना है। अगर इसको देखें तो ये 3, 2, 1 इस तरह वापस जा रहा है। सो p की सेकंड वैल्यू जब अपडेट होगी तो हमारे पास
ये p वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें चेंज हो चुका हुआ है। यहाँ से p पोली बनेगा और उसकी सेकंड वैल्यू के अंदर से जब वो माइनस करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, लूप स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये इक्वेशन जो p वाली थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब काम क्या होना है, जो ये -5 है जो कि पहली बार में हमने इसको बाहर c में स्टोर करवाया हुआ है, इस सेव वेरिएबल में, ये लास्ट वाली जो एंट्री है, इसने मल्टीप्लाई होना है ये कॉर्नर वाले पोली से, जो कि हम अभी फाइंड कर चुके हैं, जिसको हम अभी p में ला चुके हैं, कन्वर्ट करके हम उसको p वेरिएबल के अंदर ला चुके हैं। सो अब हमारा जो c है वो अपडेट होगा विद कॉन्वोल्यूशन, क्योंकि पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो गई तो कॉन्वोल्यूशन लेंगे c का विद दिस p, जो ऊपर हमने p फाइंड किया है, और उसके बाद हम इधर ही इसी स्टेप में डिवीजन भी कर देते हैं। अगर डिवीजन के बारे में बात करूं तो ये कॉन्वोल्यूशन होने के बाद हमारे पास आंसर ये आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, और उसके बाद ये चीज हमारी डिवाइड हो रही है 4 से, ये पूरी चीज, ये चीज हमारी 4 से डिवाइड हो रही है। अगर इसे नेक्स्ट केस में देखेंगे तो वो पूरा जो पोलिनोमियल है वो 3 से हो रहा है, उससे नेक्स्ट में देखेंगे तो वो पूरा 2 से हो रहा है, और फिर इसी तरह 1 से। इसका मतलब पहली बार तो ये 4 से हो रहा है ना, और 4 हमारा करेंटली किस में चल रहा है, 4 हमारा ऑफ कोर्स k में चल रहा है। k हमारा n-1, टोटल 5 डेटा पॉइंट्स है, और k हमारा n-1 से स्टार्ट हुआ है, तो k हमारा इस टाइम 4 है। आगे ये 3 2 1 इसी तरह होता जाएगा। तो ये हमारा जो काम अभी तक हुआ, ये हमने ये कॉन्वोल्यूशन ये भी चीज ले ली, और अब जो चीज हमारी रह गई है, ये जो ये वाली एंट्री है, ये जो 4 एंट्री है, जो कि कहाँ से आई है, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट है, ये ऐड होना है इस पोलिनोमियल में। ये जो कॉन्वोल्यूशन लेने के बाद ये सारा कुछ हो चुका है, इसके अंदर ये ऐड होना है। ओके, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताता जाऊँ कि जो कांस्टेंट एंट्री होती है मैटलैब के पोलिनोमियल, जो मैटलैब रीड करता है, कांस्टेंट एंट्री हमेशा उसकी लास्ट वाली एंट्री होती है। तो सी में हमारा फॉर एग्जांपल इस जगह पे आने के बाद सी में हमारा पोलिनोमियल बन गया, और सी की जो लेंथ है, तो इसको मैं m में स्टोर कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ c को किसी m वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मींस कि m रिप्रेजेंट कर रहा है कि c की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल एंट्रीज कितनी है, और जो लास्ट एंट्री होती है इट मींस कि वो m जो है m टोटल नंबर है, और लास्ट एंट्री m नंबर में ही होगी। तो c की mth वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम अपडेट कर देंगे c की mth वैल्यू, ऑफ कोर्स पहले से उसमें है, mth मींस कि उसकी लास्ट जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, और उसको अपडेट कर देंगे। इसके अंदर ऐड हो रहा है हमारा डेल्टा, जो डेल्टास पड़े हैं वो हमारे f वाले उसमें पड़े हैं, और उसके डायगोनल में पड़े हैं, तो उसकी kth रो kth कॉलम मीन के फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में f44 वाली जो एंट्री पड़ी है, जहाँ पे हमारा ये डेल्टा क्यूब पड़ा है f44 वाली एंट्री में, ये वाली एंट्री ये मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड हो रही है उसके साथ, ये वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड हो रही है। सो ये चीज हमेशा जनरल होगी। जब भी अगले केसेस में आप देखेंगे तो अगले केस का जो देखेंगे पोलिनोमियल बना, इसकी लास्ट एंट्री कांस्टेंट है, और उसके अंदर वो फिर जो ऐड हो रहा है वो डेल्टा है पिछला, उससे पिछले वाला। उसके बाद फिर लास्ट एंट्री जो है, जो भी पोलिनोमियल बनेगा उसकी लास्ट एंट्री कांस्टेंट होगी। तो इसलिए इस पर्पस के लिए हमने इसके अंदर जो है m के अंदर c की लेंथ स्टोर करवाई। इसका पर्पस ये है कि m के अंदर जो है पता लग जाए कि c की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, और ऑफ कोर्स जो m नंबर होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, तो m वाली जो c की वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू ही होगी हमेशा। तो c की mth वैल्यू को हम उसके अपडेट कर देंगे विद जो हमारा डेल्टा रिक्वायर्ड होगा। सो डेट्स इट, ये हमारा कोड अब कंप्लीट हो गया। सारे हमने प्रोसेस को देख लिया है किस तरह हो रहा है। तो एट द एंड हम इस लूप से निकल के सी को देख लेते हैं कि क्या हमारे सी के अंदर इस लूप के खत्म होने के बाद वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल आ रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था। हम इसको टेस्ट करते हैं अपने इस वाले केस के साथ।
ओके, सबसे पहले अगर हमने पोलिनोमियल को टेस्ट करना है उसी वाले को, क्योंकि इसमें हमने इसको रैशनल नंबर में फाइंड किया हुआ है, तो मैटलैब में हम यूज करेंगे फॉर्मेट रैशनल। इससे हमारे जो नंबर हैं वो रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब हम कोड को रन करते हैं और वही एब्सिस और ऑर्डिनेट्स देते हैं जो हमारे इस सैम्पल क्वेश्चन में थे, और 4.5 ये मेरा टेबल है। और एट द एंड जो पोलिनोमियल बन रहा है वो फोर्थ डिग्री का बन रहा है, क्योंकि सी के अंदर 5 एंट्रीज हैं। -5/24 x4 43/12। इसको कंपेयर कर लेते हैं। 43/12 और -523/24 689/12 और -49। सो पोलिनोमियल हमारा बिल्कुल ठीक जनरेट हुआ है। अब जस्ट हमने इस पे अगर पॉलीवैल करना है अपने जो गिवन डेटा पॉइंट है, तो उसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ ए वेरिएबल में, और लिख देता हूँ पॉलीवैल सी पोलिनोमियल को वैल्यूएट करो एट द पॉइंट जो कि यूजर ने गिवन दिया था हमारा पी नॉट में, स्मॉल पी है सॉरी, स्मॉल पी नॉट में जो पॉइंट गिवन दिया था। इस पे पॉलीवैल कर लो, और उसके बाद अगर इसकी प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना लेग्रांज का कोड खोल लेते हैं। और लेग्रांज के कोड में एक तो ये printf अप्रॉक्सीमेट पहले, उसके बाद ये सारा जो है हम कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स हम सेम यूज़ करते हैं हमेशा। तो इधर हम इसको ले आते हैं, printf अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन डेटा पॉइंट इज ए में स्टोर है। एंड देन एक हमने लिन स्पेस जनरेट की, जिसकी वजह से हम वो करेंगे पोलिनोमियल जनरेट करके और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सॉरी, पोलिनोमियल हमारा यहाँ पे सी वेरिएबल में स्टोर है। जो हमारा पोलिनोमियल फाइनल फाइंड हुआ है वो सी में हुआ है इस केस में, और इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। सो इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद वही वाले एब्सिसार दे दिए, ऑर्डिनेट दे दिए, और इस टाइम 4.5 पे अप्रॉक्सीमेट करके देखते हैं क्या वही वैल्यू दे रहा है। ओके जी, ये हमारा टेबल आ गया, ये हमारा पोलिनोमियल आ गया, और ये उसकी अप्रॉक्सीमेट 9.1953, जो कि यही हमने फाइंड की थी इस केस में 9.53, और ये जनाब इसका प्लॉट आ गया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।